बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आप लोगों ने गर्मी की शिकायत करी थी, तो इस बार हम लोग तो व्यवस्था नहीं कर पाए, भगवान ने मौसम ठंडा कर दिया है। मैं अपनी नई बात कुछ बताऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथ यहाँ के वरीय अधिवक्ता और पार्टी के हम लोग के सीनियर साथी माननीय गिरी जी हैं, और मैं चाहूँगा कि आपको दिलीप जायसवाल पर हत्या का जो आरोप है राजेश शाह के केस में, जिसमें कि आप सभी साथियों के सामने जिनकी हत्या हुई है उनकी माँ और बहन उन्होंने अपनी बात रखी थी, उस केस को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और छोड़ दिए, उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई है वो आपको माननीय गिरी जी बताएंगे। फिर मैं जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया है वहीं से शुरू करेंगे। तो दिलीप जायसवाल जी पर जो मर्डर का इल्ज़ाम है उस पर जनसुराज क्या कह रहा है, अभी उस पर क्या प्रगति हुई है वो माननीय गिरी जी बताएंगे। उसके बाद हम लोग मंगल पांडे जी से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने बिहार की जनता को वादा किया है कि 25 लाख रुपए का हिसाब दे दिए, जिसके बारे में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने पैसा लिया था अपने पिताजी के अकाउंट के माध्यम से। बाकी का अभी तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया, तो आगे वो चर्चा होगी। पहले दिलीप जायसवाल जी पर जो राजेश शाह जी के हत्या का आरोप है, जिसमें कोर्ट में मामला विचाराधीन था, उस मामले में क्या हुआ और हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर मैं चाहूंगा कि माननीय गिरी जी एक अपडेट दे दें। राजेश शाह का जो मर्डर हुआ था और जिसमें उसकी बहन ने कंप्लेंट किया था नजदीक, और उसने कहा था कि उसमें दिलीप जायसवाल जी का हाथ है और वो केस चला नहीं कुछ, उसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इसका ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, किंतु उसका इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल किया गया और उनको बार दिलीप जायसवाल को बचा दिया गया। पुलिस वाले भी उसमें इन्वॉल्व थे, उस समय के जो सुप्रीटेंडेंट थे उन्होंने एक ऐसा फाइनल रिपोर्ट दिला दिया जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद के खिलाफ था। सारा पेपर हम लोगों ने एग्जामिन किया है और अब लगता है कि ये जो कल्प्रिट है वो बच नहीं पाएंगे। हम लोगों ने एक दूसरा मुकदमा दायर किया है उस पीड़िता उसकी बहन की तरफ से, जनसुराज के सहयोग से वो केस किया गया है और उसमें हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन को दिग्भ्रमित कर उसको रियल जो जायसवाल जी उसमें इन्वॉल्व है या और लोग जो उनसे इन्वॉल्व है उनको बचाने के लिए उस समय का एसपी और एसपी को कैसे रिमांड मिला, उनकी पत्नी को एडमिशन करा के वहां से पीजी की डिग्री दी गई, ये सब बातों को निपटते हुए हम लोगों ने एक याचिका दायर की है हाईकोर्ट में। इसकी सुनवाई जल्द होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसका इन्वेस्टिगेशन किसी हायर एजेंसी से कराया जाएगा, ये हम लोगों ने प्रेयर किया है, या तो सीबीआई या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसका जांच करा के इसकी सत्यता को लाया जाए। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि जो कल्प्रिट रियल कल्प्रिट है, मर्डर हुआ है तो किसी ने मारा है, किसी की साजिश है, इसको न छिपाया जाए और पुलिस जो छिपाई है उसको उजागर किया जाए। और आगे हम जब केस का अब प्रिलिमिनरी हियरिंग होगी तो फिर हम आगे का प्रोग्राम बताएंगे आप लोग। धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने बताया कि जिस केस को पुलिस और लोअर कोर्ट को एक तरीके से मैनेज करके दिलीप जायसवाल ने अपने लिए क्लीन चिट हासिल कर लिया था, उस केस को फिर से खोलने के लिए जनसुराज पीड़ित महिला और दोनों जो उनकी माँ और बहन है उनके साथ हम लोग हाईकोर्ट में मूव किए हैं। अब आ जाइए मंगल पांडे पर। जैसा कि आपको बताया गया था, मंगल पांडे ने द्वारका में जब पूरे देश में कोविड का दौर चल रहा था तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री घर खरीदने में लगे हुए थे। एक उसका किस्त मैंने आपको बताया था कि 25 लाख रुपया किस अकाउंट से आया, वो मंगल पांडे जी के ने पैसा दिलीप जायसवाल से लिया और सीधे न लेकर
पहले अपने पिताजी के अकाउंट में पैसा लिया, फिर पिताजी के अकाउंट से अपने पत्नी उर्मिला पांडे जी के नाम पर पैसा लिया और उस अकाउंट से ही उस फ्लैट के मालिक को भुगतान किया गया। तो दिलीप जायसवाल जी ने एक बात ये कहा, अपने डिफेंस में दो बात उन्होंने कही। एक कि हम इतने ईमानदार मंत्री हैं कि हमको 25 लाख रुपया की जरूरत पड़ी तो हमको पिताजी से कर्ज लेना पड़ा, ऐसा उनका दावा है। ऐसा उन्होंने कहा कि हमको 25 लाख कर्ज लेना पड़ा, हम इतने ईमानदार हैं। तो हम आपको अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। उर्मिला पांडे जी जो उनकी पत्नी हैं, अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक का है, नोट कर लीजिए 141819। पूरा अकाउंट नंबर अगर लीजिएगा तो 14990001411819। इस अकाउंट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2.25 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया डेट वाइज इनके पत्नी के अकाउंट में जारी जमा किया गया है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैसा आया कहां से। 2 करोड़ रुपया से ज्यादा, 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रुपया साल 2019 और 20 में जमा हुआ है। अकाउंट नंबर है पंजाब नेशनल बैंक का, नोट कर लीजिए 141 141819। तो अब दिलीप जायसवाल मंगल पांडे जी बता दें कि अगर आपके पास फ्लैट के लिए 25 लाख रुपया नहीं था, जो आप दिलीप जायसवाल से अपने पिताजी के जरिए कर्ज लिए, तो ये आपके पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आ गया? और अगर आया तो इसको घोषित क्यों नहीं किया? और अगर इसको वो बताएंगे तो इसके बाद हम उनको ये भी बताएंगे कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया किसके किसके अकाउंट से आया है। तो अभी एक बार उनको इतना पर छोड़ रहे हैं कि वही अभी से भी मान ले, जैसे अपना 25 लाख का गलती माने, इसका भी मान लें कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आया है। नहीं मानेंगे तो ये भी उनको बताया जाएगा कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया इस अकाउंट में कहां से आया है। तो मंगल पांडे जी पर ये पूरा हो गया। अब आ जाइए, दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के सम्राट चौधरी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे, बजाबता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग, एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज्ड है, जेल में रहा है, और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह, उनकी हत्या हुई, जिसमें ये नामजद अभियुक्त है, जेल गए। अब दूसरी बात सुनिए, जब ये भाई साहब मंत्री बने, बिना विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हुए, इनको मंत्री बनाया गया। तो जब मंत्री बने तो इन पर कम उम्र होने का एक केस हुआ, जिसकी वजह से इनको बर्खास्त किया गया। ये बात तो सब लोग जानते हैं, और सम्राट चौधरी भी कहते रहे वो मामला तो पुराना है, सब सेटल हो गया है।
अब क्या सेटल नहीं हुआ है वो हमसे सुन लीजिए। उस केस के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया गया कि इन्होंने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया तो मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया है सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में यह लिखा गया कि सम्राट कुमार मौर्य उस समय के, इन्होंने इनका एडमिट कार्ड, इनका रोल नंबर वो सब जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक का एग्जाम दे कराती है, इनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके पढ़ाई के एज के बारे में, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ही एज का दस्तावेज माना जाता है। तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य करके जो विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा पास करने का दावा कर रहे हैं, ये एक्चुअली 234 नंबर इनको आया था, ये मैट्रिक परीक्षा फेल हो गए थे। ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। तो इसको ध्यान रख लीजिए। 1998 में सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज जमा किया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके एज का निर्धारण किया, उस दस्तावेज के मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम पास नहीं किए, उनको 234 नंबर आया, उनको फेल कर दिया गया। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, 7वीं पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन सुराज का सीधा सवाल है पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। आप लोग पत्रकार बंधु उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि सर किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, क्योंकि 2010 के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिए नहीं है, डिग्री लगाए हैं अपने हलफनामा में फर्जी। वो कई बार चर्चा हो गई कि उनका जो डिग्री है वो फर्जी है, डॉक्टरेट कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किए हैं, वो सब बात छोड़ दीजिए। सीधा सवाल, सम्राट कुमार मौर्य जो जिन पर मर्डर का इल्जाम लगा, नाम बदलकर राकेश कुमार किया, वो राकेश कुमार जब अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कह रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गए हैं, इन्होंने खुद स्वीकार किया 2010 में कि 7वीं क्लास ये पास हैं, तो फिर ये मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए हैं, यही सीधा सवाल है। ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। तो बिहार की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मैट्रिक भी पास नहीं किया है आदमी, और दावा कर रहा है कि हम डिलीट का डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। आप बताइए कि बिहार में कोई अगर क्लर्क, कोई सिपाही, कोई अफसर अगर गलत डिग्री के साथ पकड़ लिया जाए, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाएगा। ये आदमी डिप्टी सीएम है, फर्जीवाड़ा किया है, मर्डर के केस में जेल गया है, 7वीं पास होने का सर्टिफिकेट लिखा है अपने एफिडेविट में, और आज तक इलेक्शन कमीशन भी नहीं पूछ रहा है कि मेरे भाई तुम डिलीट कर लिए, मैट्रिक कब पास किए, क्या बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए। तो ये इनसे सवाल है, आप लोग नहीं पूछिएगा तो इस बार जब हलफनामा लड़ने आएंगे चुनाव, तो इनका जो भी विरोधी होगा इनसे पूछेगा कि भैया मैट्रिक कब पास किया, उसका सर्टिफिकेट लगाओ। अपने चुनावी हलफनामा में भाई साहब 10वां 12वीं का बात नहीं करते हैं, सीधे बात किया कि हम ग्रेजुएशन किए हैं कामराज यूनिवर्सिटी से, जो है ही नहीं। उसके बाद कह दिया डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कर लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो ये है हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले
बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता, इनका देखिए चाल चरित्र और चेहरा, मर्डर के इल्जाम में जेल काट कर आया है। तो मेरे भाई भाजपा के जितने वोटर हो, आप राजद को कहते हो जंगल राज की बात, राजद वाले जंगल राज के लिए दोषी हैं, उसके लिए जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया, लालू जी को जेल जाना पड़ा। और ये सब जो मैं रोज कहता हूं, कंबल उड़कर घी पीने वाले लोग, पहले राजद में था तो वहां पर भी गुंडागर्दी किया, और अब भाजपा में आकर यहां भी लूट मार कर रहा है, पूरे राज्य का स्थिति बर्बाद कर रहा है। अब ये हो गए सम्राट चौधरी। अब आप लोग कहिएगा क्या 2-3 को लेकर आए हैं, इसलिए कि आप लोग कहते हैं कि भैया आप रोज रोज करेंगे तो कहेगा भाई रोज पत्रकारी कर रहे हैं। इतना चोर है यहाँ, इतना दस्तावेज आ गया है कि ये कई बार सोचे कि चारों को कर दिया जाए। जो 4 यहाँ के शीर्षस्थ नेता हैं एनडीए के, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ। इनका हालत देखिए, ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे, अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के एक पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में, जरा कागज निकाल, 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़, 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है, जो 23-23 कट्ठा होता है, करीब करीब 0.7 एकड़। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांभवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात, अच्छी बात क्या है, नई बात क्या है, 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहां रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन शांभवी चौधरी को, और एक दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से, 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं कि 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया, और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। यहां तक भी बात ठीक है भाई, ये कह सकते हैं कि हम बाद में पैसा दिए होंगे। इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई, तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 34 लाख की है और बैंक में आप सिर्फ 10 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा कहां है। तो 10 लाख जमीन इनकी रजिस्ट्री हुई है। उसके एक दिन बाद, तारीख नोट कर लीजिए, 20 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपया इन्होंने अपने पीए के अकाउंट में डाला है। अकाउंट यहां पर डिटेल आपको दे देंगे, और 34 लाख रुपए का जमीन वापस इनसे ले लिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया कि जमीन है 34 लाख का और अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपया ही दिख रहा है, तो 4 बरस के बाद 27 अप्रैल 2025 को जमीन लिखवाया है 2021 में। इनका क्रेडिबिलिटी देखिए, जमीन रजिस्ट्रार ने लिख दिया
आप हम जाते हैं उसको खड़ा करके पूछता है भैया कहाँ है रुपया, कहाँ दिए। ये 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया दत्त को, मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। तो मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी, जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया, 10 लाख ही क्यों भुगतान किया? और अगर आप कहते हैं कि 10 लाख ही भुगतान तय हुआ था तो फिर बाद में 25 लाख रुपया 3 बरस के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद क्यों किया? अब आपको हम एक छोटा सा केस बता रहे हैं, इसका वैल्यू 34 लाख है, लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि उसके बाद अब जो आपको बताएंगे, ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। और सारा डीड, एक एक जिस दिन का ट्रांजैक्शन है वो सारा डीड आपको यहां पर, आप चाहे तो उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर लूं, यहां जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का एंगेजमेंट हुआ है उसके बाद से अचानक से मानव विकास वैभव ट्रस्ट जो है, जो कुणाल साहब के परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है और उसमें यहाँ के बड़े कुछ पदाधिकारी भी हैं, जियालाल आर्य बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर आप तो जीवन भर ईमानदारी के लिए आपका नाम हम लोग जानते हैं, ये बताएं कि आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जो कुणाल साहब की पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, इनमें और अशोक चौधरी के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। चेक से पेमेंट हुआ है 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार। 12/5/2022 को पहली जमीन ली गई 23 करोड़ 40 लाख 30 हजार में। 12/5/2022 को एक दूसरी जमीन ली गई जिसकी कीमत है 8 करोड़ 89 लाख 70 हजार। 8 दिन के बाद 20 मई 2022 को फिर एक तीसरी जमीन ली गई जिसका वैल्यू है 3 करोड़ 44 लाख 41 हजार। फिर 2 महीने के बाद 14 अप्रैल 2022 को जमीन खरीदी गई 7 करोड़ 20 लाख का। फिर 4 दिन के बाद 18 जुलाई 2022 को जमीन खरीदा गया 15 करोड़ 50 लाख का। और ये सारी जमीन इंगेजमेंट और शादी के बीच के डेट है, उतना ही आपको बता रहे। और ये सारी जमीन का मालिकाना हक अशोक चौधरी के पत्नी या सायन कुणाल
उनकी माताजी अनीता कुणाल या उनसे जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसके नाम पर है। तो भाई, जिस ट्रस्ट में 1 करोड़ की जमीन भी नहीं खरीदी जा रही थी, जैसे ही इनका बेटी से एंगेजमेंट हुआ, उस ट्रस्ट से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जा रही है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग ये आपको बताएं कि आखिर इतना पैसा उस ट्रस्ट में न्यास में आ कहां से रहा है। और अशोक चौधरी जी या उनकी पत्नी जो उस न्यास में मेंबर नहीं हैं, उनसे इनका सीधा क्या संबंध है। हम लोग के पास जो पेपर है उसके मुताबिक करीब करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है इनके द्वारा, अशोक चौधरी और इनके परिवार के द्वारा। और ट्रस्ट में जियालाल आर्या के साथ साथ एक महिला भी हैं जिसको लोग बता रहे हैं कि अभी के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता जी हैं। तो अभी के मुख्य सचिव की माता जी शायद उस ट्रस्ट में है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये जानकारी अभी आते आते किसी ने दिया है। तो इस ट्रस्ट के बारे में पता कर लीजिए। अशोक चौधरी को ये बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है, और अगर कुछ लेना देना नहीं है तो इस ट्रस्ट की ट्रेजरर जो अनीता जी हैं, कुणाल साहब की पत्नी, उनके अकाउंट से इनके पत्नी के अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ रहा है, ये बात अशोक चौधरी जी को बताना चाहिए। तो भैया, ये 3 चीज हो गए। अब अंतिम छोट भैया नेता है पेट्रोल चोर संजय जायसवाल। भाई, एक उनका लेटर दे दीजिए। छोट भैया है, जब दूसरे सब धाराशायी हो गए तो पीछे छटपटा रहे हैं। अब इन पर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो इनका भाव बढ़ जाएगा। मीडिया वाले भी आजकल इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर ही बोल रहे हैं, जनसुराज पर बोल रहे हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जरा देख लीजिए। चिट्ठी, इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। इन्होंने कहा ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है, बेतिया का एक आदमी जानता है। इतना ही नहीं, हम आपको फोटो जारी करेंगे कि जब लोगों का दबाव हुआ तो इन्होंने एक बोर्ड लगाया था बेतिया में, जिसमें लिखा था कि ये फ्लाईओवर का निर्माण मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार के परमिशन नहीं देने के वजह से रुका हुआ है। तो पहला प्रमाण कि फ्लाईओवर का बनना और नहीं बनना और उसका दोष इन पर था, इसका प्रमाण ये है कि इन्होंने खुद से सार्वजनिक तौर पर एक बोर्ड लगाया था कि फ्लाईओवर का निर्माण मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार से परमिशन नहीं मिलने के वजह से रुका हुआ है। अब इसका आगे सुन लीजिए। 2015 में भाजपा और नीतीश जी गठबंधन में नहीं थे, तो जब इन्होंने दोष लगाया राज्य सरकार पर, तो तब के जदयू के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष डॉक्टर NN शाही, जो वहां के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े डॉक्टर हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने संजय जायसवाल को खुली चुनौती दी कि आपने जो बोर्ड लगाया है ये गलत है। टाउन हॉल में दोनों में सार्वजनिक चर्चा हुई थी, दोनों को करीब हजारों लोगों के सामने इस बात पर बहस हुआ कि आखिर फ्लाईओवर का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद पेट्रोल पंप से इनका कितना प्यार है ये समझ लीजिए। ये है गरिमा देवी सिकारिया, जो अभी वहां नगर की महापौर हैं। इनका लेटर है पत्रांक NMO 242532 डेटेड 14/8/2024, 14/8/2024 मतलब 14 अगस्त 2024 को। जरा इसमें इसका एक पारा पढ़ के आपको सुना देते हैं। ये गरिमा देवी सिकारिया ने जब अस्थाई समिति की पूरी बैठक हुई
बेतिया नगर निगम के, उसके महापौर के तौर पर गरिमा देवी सिकारिया ने नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का एक हिस्सा पढ़ रहा हूं आपको, इसके कोट। इसके साथ ही स्थायी समिति की संपन्न बैठक 13/11/2023 पहली बैठक, 28/2/2024 दूसरी बैठक, 29/6/2024 तीसरी बैठक, 24/7/2024 चौथी बैठक और 4/7/2024 5 बैठकों में छावनी स्थित, छावनी उस इलाके का नाम है, छावनी स्थित पेट्रोल पंप को, जो संजय जायसवाल के भाई का पेट्रोल पंप है, इन्हीं का पेट्रोल पंप है, इनके पिताजी के समय का है, इनके भाई के नाम पर है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। छावनी स्थित पेट्रोल पंप को ईंधन के अत्यधिक बिल एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए पेट्रोल पंप बदलने का निर्णय लिया गया था और साथ ही ये तय किया गया था कि 15 अगस्त के बाद समिति के निर्णय के बाद जो भी वहां पर पेट्रोल बिका है उस सब के भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाया जाए। ऐसा इसलिए किया गया कि वहां नगर निगम के सफाई की गाड़ियों के बिल के नाम पर 5 करोड़ रुपया मंथ वाइज आपको ये जारी कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपया, 5,86,67,33 रुपए का इन्होंने भुगतान उस पेट्रोल पंप को नगर निगम ने किया है। और स्थायी कमेटी के 5 बैठकों में ये पाया गया कि ये ज्यादातर भुगतान फर्जी है, गलत है, ज्यादा बढ़ा कर लिया जा रहा है। स्थायी कमेटी के अभी की महापौर गरिमा सिकारिया ने नगर आयुक्त को लिखा कि भाई 5 बैठक में निर्णय हो गया कि इस पेट्रोल पंप से हम लोग को तेल नहीं लेना है, इसका भुगतान 15 अगस्त से बंद कर दिया जाए। उसके बावजूद ये अफसरों पर दबाव बनाकर नगर के अधिकारियों के साथ मिलकर सारा जो वहां नगर निगम का सरकारी गाड़ी है, जो सरकारी तेल की खरीद होती है, वो इसी पेट्रोल पंप से कराते हैं और 10 लीटर तेल बिकता है, 20 लीटर का वाउचर बनाता है। ये पेट्रोल चोर फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है, कहा हमको कि हिंद महासागर में जाएगा, हिंद महासागर में जाओ या लाल सागर में जाओ, मेरा नाम प्रशांत महासागर है, इसमें डूबोगे तो कहीं पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। और इनको अंतिम बार कह रहे हैं, आज इतने पर इनको छोड़ रहे हैं। पेट्रोल चोर हो, तुम्हारी औकात इतनी है, इतने पर रहो, अपने से ऊंचा उछलने की कोशिश मत करो। भाषा का विषय का ज्ञान नहीं है, ना शकल ना सूरत, अब बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। बात करता है बाप दादा के, आपके पिताजी बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति थे, मदन जायसवाल जी का बहुत इज्जत है, आपकी इज्जत कुछ नहीं है। आप भाजपा छोड़कर भाग गए थे, राजद में चुनाव लड़ा, 5,500 वोट आया। सुधीर शर्मा जी बैठे हैं, ये कहानी बताएंगे, हैं? सुन लीजिए, मदन जायसवाल जी बड़े व्यक्ति थे और ये आदमी पेट्रोल का वाउचर चोरी करने वाला हम पर उंगली उठाएगा। हिंद महासागर में जाओ, डूब लो। और अभी आए थे अमित शाह जी, उनको पेपर दे दो, ईडी सीबीआई का छापा डलवा देना, हमको पकड़ लेना, यही खड़े हैं। कहा है ना कि हमको जेल भिजवाएंगे। 7 जन्म लगेगा ना तो प्रशांत किशोर का हाथ नहीं पकड़ पाओगे, जेल भिजवाना तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया तेल का चोरी करते हो, इतने पर रहो, इससे ज्यादा चोरी करने का औकात भी तुम्हारा नहीं है। अब बाकी जो देखिए बड़ा बड़ा औकात वाला है, कैसे 100 करोड़ रुपया लूटा। तुम तो पेट्रोल का फर्जी वाउचर बनाते हो। तो भैया यही काम करो, इतने पर रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जायसवाल जी पर मैं चाहूंगा ये 2 मिनट, सुधीर जी उनके पुराने कोलीग हैं मदन जायसवाल जी के, इनसे जरा भी सुन लीजिए।